हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे हैं, घटना चक्र करंट अफेयर्स मैगजीन को हम लोग कवर कर रहे हैं। टोटल जो टॉपिक यहाँ पर टॉपिक वाइज दिए गए करंट अफेयर्स हैं 90 है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, विविध और खेल। तो 7 लेक्चर में पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पहला लेक्चर हो चुका है 90 का। हम लोग आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेक्चर में हमने 90 को कंप्लीट कर लिया है। जो रिसेंट में रही घटना है अति महत्वपूर्ण। तो इसमें बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था 90 में। थोड़ा ये पार्ट छूटा था पेज का इस साइड का, ठीक है। तो इसको भी इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय पर चलते हैं ताकि छूटे ना कुछ। प्रश्न है कि भारत में पहली बार ग्रीन अमोनिया का आयात किस पत्तन के माध्यम से किया गया है। ये चिदम्बर नारपत्तन तमिलनाडु का है। बीओ चिदम्बर नारपत्तन तमिलनाडु। यह आयात किसके लिए किया गया है? तो तूतीकोरिन अल्कली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के लिए। यह आयात किस देश से किया गया है? मिस्र से। अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के युद्ध कार्यालय को लग्जरी होटल के रूप में लॉन्च किया गया है? यह विंस्टन चर्चिल। इस होटल को कहाँ लॉन्च किया गया है? लंदन, यूके में। इस कार्यालय को किसके द्वारा लग्जरी होटल के रूप में लॉन्च किया गया है? तो हिंदुजा ग्रुप और राइफल्स होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। तो कार्यालय को किसके द्वारा लग्जरी होटल के रूप में लॉन्च किया गया है? हिंदुजा ग्रुप और राइफल्स होटल्स एंड रिसॉर्ट्स। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस हर साल 28 सितंबर को मनाते हैं। वर्ष 2023 की जो थीम रही वह थी ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। और इस दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो 17वां संस्करण 2023 में मनाया गया है। यह दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है? लुई पास्चर की स्मृति पुण्यतिथि। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस क्रांतिकारी की 116वीं जयंती मनाई गई है? 28 सितंबर 2023 को भगत सिंह। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि एक T20 इंटरनेशनल मैच में 300 से अधिक रन बनाने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो यह नेपाल है। T20 इंटरनेशनल मैच में 300 से अधिक रन बनाने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? यह नेपाल की है। इस टीम ने किस टीम के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है? यह मंगोलिया के खिलाफ। अगला प्रश्न है कि 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो यह नई दिल्ली में। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा पेट, है ना, पेट 46। तो ये UPSSC वाला पेट नहीं है। तो पेट 46 क्या है? यह एंजाइम है। एंजाइम किससे बने होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। पेट 46 एंजाइम का उपयोग किस लिए किया जाएगा? तो समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने हेतु। पेट का पूरा नाम क्या है? तो आपके एग्जाम यदि आ जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा पेट 46 क्या है, तो UPSSC द्वारा आयोजित तो 46वां ये पेट रहा है। इस तरह आपके ऑप्शन में अगर आए तो आप उसको मत लगाइएगा। पेट का पूरा नाम यहाँ पर है पॉलीथीन टेरेफ्लेथेट। पेट का पूरा नाम क्या है दोस्तों? पॉलीथीन टेरेफ्लेथेट। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह आपने पूरा 90 कंप्लीट कर लिया। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक किया था, तो ये थोड़ा छूटा था, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य की ओर। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो यह 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में शिलान्यास किया गया है। स्टेडियम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अगला है कि पुरानी संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? यह संविधान भवन के नाम से जाना जाएगा। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, संसद भवन को अब किस नाम से जानोगे दोस्तों? यह होगा संविधान भवन। कौन सा? पुरानी संसद भवन को। अगला है कि अधिवक्ता संरक्षण विधेयक तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी संसदीय समिति का गठन किया गया है? तो 3 संसदीय समिति का गठन, यानी 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किस लिए? अधिवक्ता संरक्षण विधेयक तैयार करने के लिए। अधिवक्ता संरक्षण विधेयक की जो लिए गठन करने के लिए जो समिति का अध्यक्ष
कौन है? तो यह प्रमोद कुमार श्रीवास्तव हैं, जो कि प्रमुख सचिव विधि एवं विधिक स्मरण किए हैं। अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दिल्ली कैंट में किया गया है। इसका उद्घाटन गुरबीर पाल सिंह, जो कि महानिदेशक है एनसीसी के, इनकी द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 2023 का आयोजन इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यह ग्रेटर नोएडा में किया गया है 21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यह पहला संस्करण आयोजित किया गया है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह ग्रेटर नोएडा में 21 से 25 सितंबर 2023 के बीच। उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। कौन सा संस्करण रहा? तो पहला रहा है। इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि वायुसेना संघ का 43वां वार्षिक दिवस कब मनाया गया? 20 सितंबर 2023 को। नदी उत्सव 2023, कौन सा उत्सव? नदी उत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया? तो 22 से 24 सितंबर 2023 तक। यह नदी उत्सव कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण रहा है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। नदी उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ? नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन तथा जनपद संपदा प्रभाग के द्वारा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव रहे हैं। तो नदी उत्सव 2023 कहाँ पर? नई दिल्ली में। चौथा संस्करण रहा है 22 से 24 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित रहा है। किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन तथा जनपद संपदा प्रभाग के द्वारा। मुख्य अतिथि रहे हैं तो यह जज है प्रकाश श्रीवास्तव। अगला है कि आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू, आदि शंकराचार्य की है स्टैच्यू ऑफ वननेस। स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किसने किया है? तो यह शिवराज सिंह चौहान, जो कि मुख्यमंत्री एमपी के हैं। इसका अनावरण जो कहाँ पर किया गया? तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह लगभग 108 फीट की ऊंचा है। तो आदि शंकराचार्य स्टैच्यू ऑफ वननेस। और आदि शंकराचार्य किस सदी के भारतीय दार्शनिक थे? 8वीं सदी के। अगला प्रश्न है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की तरफ से किस जहाज ने भाग लिया है? तो INS सह्याद्री है। INS सह्याद्री। तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की तरफ से कौन सा जहाज भाग लिया? तो यह INS सह्याद्री है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो 23 से 25 सितंबर पणजी गोवा में। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए किस पहल को लॉन्च करने की घोषणा की है? सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए किस पहल को लॉन्च किया है? यह है ऑफिसर डेस्क सिस्टम। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस यानी पहल कौन सी ऑफिसर डेस्क सिस्टम पहल को लॉन्च किया है? तो यह संबंधित किससे है? यह सचिवालय से संबंधित है। सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए स्टार्ट की गई पहल है। तो ROR में हो सकता पूछ ले। अगला है आपका महिला आरक्षण विधेयक 2023। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया है? 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में पारित हुआ और राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को पारित हुआ। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। इस विधेयक का शीर्षक क्या है? नारी शक्ति वंदन विधेयक। इंपॉर्टेंट है। कौन सा संविधान संशोधन बिल है? तो 128वां है। विधेयक को राज्यसभा में 21 को, सबसे पहले लोकसभा 20 को, फिर 21 राज्यसभा पहुंचता है। 128वां संविधान संशोधन बिल है। विधेयक का शीर्षक क्या है? तो नारी शक्ति वंदन विधेयक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पुलों और अन्य संरचनाओं की डिजाइन तथा निर्माण को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम के साथ। किसने सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के लिए प्रगतिशील मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है? प्रगतिशील मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल।
यह मनोज आहूजा, कौन? मनोज आहूजा सचिव जो हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के। इसकी शुभारंभ का उद्देश्य है कृषि कार्य की पद्धतियों में क्रांतिकारी बदलाव लाना। तो प्रगतिशील मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध किसी से है? तो यह बेसिकली कृषि कार्य की पद्धतियों में क्रांतिकारी बदलाव के लिए लॉन्च किया गया ये प्रगतिशील मोबाइल एप्लीकेशन, साथ ही वेब पोर्टल है। सितंबर 2023 में किस अर्धपालतू गोजातीय पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह मिथुन है। यह मान्यता किसके द्वारा दी गई? FSSAI के द्वारा। FSSAI का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। FSSAI किस तरह का निकाय है? तो यह सांविधिक निकाय है। बाकी आप लोग जानते होंगे FSSAI दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला है आपका विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना देवदार का वृक्ष कहाँ खोजने का दावा किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना कौन सा वृक्ष देवदार खोजने का दावा कहाँ किया गया है? यह जम्मू एवं कश्मीर में। जम्मू एवं कश्मीर में देवदार का वृक्ष जो है खोजने का दावा किया गया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। कहाँ? जम्मू कश्मीर। इसके तने का जो व्यास है वह कितना बताया जा रहा? तने का व्यास है 54 फीट का। देवदार किस तरह का वृक्ष है? तो समशीतोष्ण शंकुधारी वृक्ष। बढ़ते हैं आगे। मेटावर्स पर भारत का पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम किसने लॉन्च किया है? मेटावर्स पर भारत का पहला वर्चुअली ज्वेलरी यह सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स है। इस शोरूम को क्या नाम दिया गया है? सेनको वर्स नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह गायत्री परिवार के साथ। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? गायत्री परिवार। कहाँ? नई दिल्ली में। एडॉप्ट अ स्कूल, क्या एडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश किस राज्य सरकार ने दिया है? यह महाराष्ट्र सरकार ने। भारत के किस मंदिर समूह को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? यह होयसल मंदिर समूह है। यह भारत में यूनेस्को का कौन सा विश्व विरासत स्थल है? तो यह 42वां है। और यह मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? तो होयसल मंदिर समूह कर्नाटका राज्य में स्थित है। इन मंदिरों का जो निर्माण है होयसल मंदिर समूह किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था? तो होयसल वंश के द्वारा। इनका निर्माण कब हुआ है? तो 12वीं एवं 13वीं सदी में हुआ है। तो यूनेस्को की 42वें जो नंबर पर बनने वाला जो स्थान है वो होयसल मंदिर समूह का होगा। और यह किस राज्य से संबंधित होगा? कर्नाटका। किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया निर्माण इसका? होयसल वंश रहा है। तो होयसल से होयसल वंश लगा दोगे। 12वीं 13वीं सदी का है। इन मंदिरों का जो निर्माण है किस शैली में किया गया है? तो वह शैली वेसर है। तो वेसर शैली में किया गया है। इस मंदिर समूह में कौन कौन से मंदिर शामिल हैं? इस मंदिर समूह में जो मंदिर शामिल हैं वो है चेन्ना केशव मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर और केशव मंदिर हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के अत्रेयापुरम पुथारेकुला को पारंपरिक मिठाई के लिए प्रतिष्ठित जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो अत्रेयापुरम पुथारेकुला को जो जीआई टैग मिला है यह आंध्र प्रदेश राज्य का है। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में ट्रांसजेंडर हेतु भारत की पहली समर्पित ओपीडी का शुभारंभ किया गया है? तो भारत की पहली समर्पित ओपीडी का शुभारंभ किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में है जो कि ट्रांसजेंडर हेतु है? यह दिल्ली है। दिल्ली के किस अस्पताल में शुरू किया गया है? तो दिल्ली का अस्पताल है राम मनोहर लोहिया अस्पताल। एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? तो 20 से 21 सितंबर 2023। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत तथा एशिया प्रशांत
फोरम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि खादी और ग्रामो उद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 3। ये समझौते किनके साथ किए गए हैं? तो प्रसार भारती, NBCC इंडिया लिमिटेड और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली के किस हवाई अड्डे पर उड़ान भवन का, कौन सा उड़ान भवन, उड़ान भवन का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया है दिल्ली में? तो यह सफदरजंग हवाई अड्डा है। भारत की नई संसद में पहली बैठक कब आयोजित की गई? इंपॉर्टेंट है। तो नई संसद, जो नया संसद भवन है, इसमें यहाँ पर पहली जो बैठक है वह 19 सितंबर 2023 को आयोजित की गई। नई संसद का उद्घाटन कब किया गया है? 28 मई 2023 को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य की सरकार को भोज वेटलैंड, कौन सा वेटलैंड? भोज वेटलैंड में मोटर चालित नौकाओं का संचालन बंद करने का आदेश दिया है। तो यह भोज वेटलैंड जो संबंधित है किस राज्य से? मध्य प्रदेश। भोज वेटलैंड किस शहर में स्थित है? भोपाल में। भोज वेटलैंड किस नदी पर अवस्थित है? कोलन नदी पर। भोपाल झील अथवा भोजताल को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट वेटलैंड घोषित किया गया था? तो वर्ष 2002 में। तो यहाँ पर NGT ने क्या है, जो मोटर चालित नौकाओं का संचालन उसको बंद करने का आदेश दे दिया, और NGT ने जब आदेश दे दिया तो करना ही करना भैया। तो इसका आदेश किसी कोर्ट से कम भी नहीं है। आइए अगला, किन राज्य सरकारों ने तेंदुओं की आबादी के प्रबंधन के लिए नसबंदी करने का निर्णय लिया है? किन राज्य सरकारों ने तेंदुओं की आबादी के प्रबंधन के लिए नसबंदी करने का निर्णय लिया है? यह महाराष्ट्र और गुजरात राज्य सरकार ने। गुजरात राज्य सरकार ने किस स्थान के आसपास तेंदुओं की नसबंदी का प्रस्ताव रखा है? यह गिर नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क। तेंदुओं की जो सर्वाधिक संख्या है किस राज्य में पाई जाती है? यह मध्य प्रदेश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तेंदुओं को IUCN के रेड लिस्ट की किस सूची में रखा गया है? तो यह वल्नरेबल सूची में रखा गया है, सुवेद। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में रखा गया है? अनुसूची 1। अगला प्रश्न है कि इस राज्य की सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य की सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह पंजाब। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक परियोजना, कौन सा राज्य है? पंजाब। इसके अंतर्गत कौन सी फसल की खेती की गई? बासमती चावल। अगला प्रश्न है कि किस उद्यान में प्रोजेक्ट चीता के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया? यह कोनो नेशनल पार्क है। तो कोनो राष्ट्रीय उद्यान है। इसका लोकेशन कहाँ होगा? MP। प्रोजेक्ट चीता के 1 वर्ष कब पूरे हुए? तो 17 सितंबर 2023 को। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए थे कोनो नेशनल पार्क में। कितने आए थे? तो कोनो राष्ट्रीय उद्यान में 8। तो नामीबिया से 8 चीते जो है वो छोड़े गए थे लाकर कोनो राष्ट्रीय उद्यान में। 18 फरवरी 2023 को किस देश के द्वारा फिर 12 चीते जो है पुनः इसी राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे? तो नामीबिया से 8 आए थे। फिर 18 फरवरी आता है 2023 का, और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और लाए जाते हैं। भारत में किस वर्ष चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था? तो वर्ष 1952 ईस्वी में। कोनो वन्यजीव अभयारण्य तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो बढ़ते हैं आगे। तो याद रखिएगा 17 सितंबर 2022 की पिछली बार आप जानते हैं मोदी का जन्म दिवस होता है उस दिन। तो पिछले बर्थडे पे इन्होंने 8 नामीबिया से लाए थे, छोड़े थे चीते, है ना। तो मीडिया वाले छा ही जाते हैं पूरा एकदम से। तो 12 जो है फिर फरवरी में आए थे। तो कोनो टोटल 20 हुए। तो दक्षिण अफ्रीका से आए थे 12, 8 आए थे नामीबिया से। कोनो है कहाँ पर? तो ये आपका MP में है। किस वर्ष चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था? तो वर्ष 1952 में। कोनो वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1981 में हुई, और राष्ट्रीय नेशनल पार्क का जो दर्जा है वो 2018 में मिला है इसको। आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के 261वें सत्र की शुरुआत कब हुई है?
18 सितंबर को। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति यानी उपराष्ट्रपति होता है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर तट स्वच्छता अभियान, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर तट स्वच्छता अभियान कितने स्थानों पर संचालित किया गया है? तो 79 स्थानों पर। यह अभियान कितने तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया गया है? तो 8 तटीय राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह अभियान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया है। कौन सा अभियान? तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर तट स्वच्छता अभियान। 8 तटीय राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड ने एक एकीकृत वाणिज्यिक वाहन और इलेक्ट्रिक बस संयंत्र इकाई स्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उत्तर प्रदेश सरकार। यह इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? लखनऊ में। यह इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? लखनऊ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ई कोर्ट चरण 3 को कितने वर्ष की मंजूरी प्रदान की है? 4 वर्ष की मंजूरी प्रदान की है। इस चरण का वित्तीय परिव्यय कितना होगा? तो 7,210 करोड़ रुपए है। इस चरण का मुख्य कार्य क्या है? तो निचली न्यायपालिका के डिजिटल ढांचे को उन्नत करना। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन, कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एयर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। यह प्रोजेक्ट कितने हवाई अड्डों पर शुरू किया गया है दोस्त? तो 16 हवाई अड्डों पर शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि स्किल ऑन व्हील पहल, कौन सी पहल है? स्किल ऑन व्हील। तो स्किल ऑन व्हील इनिशिएटिव कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इस पहल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। इस पहल का उद्देश्य है कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। इस पहल को किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? NSDC और इंडसइंड बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? असम। इस फेलोशिप का नाम क्या है? ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। असम के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत बिस्वा शर्मा है। किस राज्य ने उच्च शिक्षा हासिल कर रही औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 50,000 रुपये के अनुदान की घोषणा की है? यह हरियाणा राज्य सरकार है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है। इस योजना को लॉन्च किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है। इसके लिए धनराशि जो आवंटित की गई है लगभग 13,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन जो होगा वो कब से कब तक? तो 23-24 से लेकर के 27-28 तक किया जाएगा। केंद्र सरकार ने, अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किसके लिए एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह कृषि सांख्यिकी के लिए। इसका विकास कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसका विकास जो है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व की कौन सी सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है? तो यशोभूमि। MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ। इसका उद्घाटन द्वारका नई दिल्ली में किया गया है। कितने करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है ये? तो यह लगभग 5400 करोड़ रुपए की लागत से। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने किसे अपनी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? यूनेस्को ने किसे अपनी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? सितंबर 2023 में। तो यह शांति निकेतन को शामिल किया है। शांति निकेतन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना किसने की थी? रवि ने इसकी स्थापना की थी। यह भारत में कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? 41वां है। और होयसल मंदिर जो है आपका कौन सा रहा? 42वां। शांति निकेतन में स्थित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना वर्ष 1901 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो यह बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में रखी है। इस परियोजना की लागत है 50,000 करोड़ रुपए।
अगला है कि नई शिक्षा नीति के तहत उत्तर प्रदेश के स्कूलों में सप्ताह भर में कितने घंटे पढ़ाई होगी। इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल है। तो उत्तर प्रदेश नई नीति के तहत, जो नई शिक्षा नीति है इसके तहत उत्तर प्रदेश के स्कूलों में एक सप्ताह में कितने घंटे की पढ़ाई होगी। 29 घंटे की पढ़ाई होगी। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भव अभियान, आयुष्मान भव अभियान कब से प्रारंभ किया गया है। तो मोदी के जन्मदिवस से यह प्रारंभ किया है 17 सितंबर 2023 से। उत्तर प्रदेश में सेवा पखवाड़ा स्वच्छता अभियान, यूपी स्पेशल इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सेवा पखवाड़ा स्वच्छता अभियान कब तक चलेगा। तो 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक रहा है सेवा पखवाड़ा स्वच्छता अभियान। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की गई है। तो 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू करने वाला जो राज्य है वह उड़ीसा है। किस लिए है। तो माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है। दिव्य कला मेले का आयोजन तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में 15 से 24 सितंबर के मध्य दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया है। कहाँ। वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसका जो आयोजन है किसके द्वारा किया गया। तो दिव्य यानी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा किया गया है दिव्य कला मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला 14 सितंबर को रखी। तो बीना मध्य प्रदेश में। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो यह बीना रिफाइनरी में रखी गई है। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग जोन का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है। तो यह नर्मदापुरम में किया गया है। मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की शिलान्यास कहाँ पर किया गया। तो यह रतलाम में किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितनी वस्तु एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी GST-AT गुड्स एंड सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल पीठ स्थापित करने की अधिसूचना जो जारी की है। तो वस्तु एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण पीठ स्थापित करने की अधिसूचना सितंबर 2023 में जारी की गई। कितने। तो कितनी होंगी अपीलीय न्यायाधिकरण GST वाली। तो 31 है। कितनी। 31। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 6,350 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजना देश को समर्पित किया है। यह रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी गई है। 9। आपदा प्रबंधन के लिए एक अखिल भारतीय आपातकालीन चेतावनी प्रणाली का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है। तो यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। क्या आपदा प्रबंधन के लिए तो आपके पास एक अलर्ट भी गया रहा होगा आपका जो मोबाइल है, मोबाइल सेट पर। ठीक है, आपने देखा होगा ये चेकिंग के लिए रहा बेसिकली। तो ये चेतावनी प्रणाली का परीक्षण किसके द्वारा किया गया। यह 15 सितंबर 2023 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यह परीक्षण कैसे किया गया। तो स्मार्टफोन पर संदेश भेजकर। ठीक है, तो सिम लगा हो ना लगा हो, फ़ोन उसमें है तो EMI के जरिए भेजते होंगे। तो अगला है आपका, किस राज्य ने महिलाओं के लिए 1,000 रुपये की मासिक सहायता योजना शुरू की है। तो 15 सितंबर 2023 को तमिलनाडु सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए 1,000 रुपये की मासिक सहायता योजना शुरू की है। इस योजना का नाम दिया गया है कलईगनार मगलिर उरीमाई थोगई थित्तम। तो ये तमिल में है अपना, कलईगनार मगलिर उरीमाई थोगई थित्तम। अब ये इस योजना को दे देंगे, है ना, कि योजना ये कहाँ की है। अब वहीं से आप नाम से चला जाएंगे कि ये साउथ वाले नाम है कुछ। अब वहाँ तमिल भी दे दिया, केरल, आंध्रा, अब उसमें बच गए। तो याद रखिएगा तमिल का है। अगला है आपका रक्षा अधिकरण परिषद है। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक की अध्यक्षता
सिंपल सी बात, रक्षा तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस बैठक में स्वीकृति जो प्रदान की गई है, लगभग 45,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है कि मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की तीसरी वर्षगांठ पर कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो यह इंदौर, मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की तीसरी वर्षगांठ रही है, कहाँ पर यह इंदौर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री द्वारा कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो मत्स्य संपदा जागृति अभियान। मत्स्य संपदा जागृति अभियान कब से कब तक संचालित किया जाएगा? यह सितंबर 2023 से लेकर के 6 माह का होगा, यानी फरवरी 2024 तक। कहाँ? इंदौर में। आगे तो मत्स्य संपदा जागृति जो अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई थी? तो 10 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। इस योजना की क्रियाविधि क्या है? तो वित्त वर्ष 2020-21 से 24-25 तक है, 5 वर्ष के लिए है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब हुई है? 10 सितंबर 2020 को। 5 वर्षों के लिए है योजना, 20 से लेकर के 25 तक है। अगला है आपका वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यह नवी मुंबई में किया गया है। इसका जो गठन है किन 2 संस्थाओं के विलय के रूप में हुआ था? तो इलायची बोर्ड 1968 को प्लस मसाला निर्यात संवर्धन 1960 को मिलाकर जो है इसका गठन हुआ था भारतीय मसाला बोर्ड का, मर्ज करके। भारतीय मसाला बोर्ड इंपॉर्टेंट मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो यह कोच्चि, केरल में है। भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इडुक्की, केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस रेलवे स्टेशन को IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण प्रदान किया गया है? यह विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। यह प्रमाणन किस रेटिंग के तहत प्रदान किया गया है? प्लेटिनम रेटिंग के तहत प्रदान किया गया है। किस राज्य में है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में है। IGBC, तो IGBC का पूर्ण रूप क्या है? तो I से हो जाएगा इंडियन, G से है ग्रीन, V से हो जाएगा बिल्डिंग और C से काउंसिल है। तो IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, यह जो है ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, जो कि विजयवाड़ा को मिला है प्लेटिनम रेटिंग, आंध्र प्रदेश का है रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है कि किस नगर निगम ने आमजन के लिए अपशिष्ट के बदले कैश योजना प्रारंभ की है? कैश फॉर वेस्ट, यह पटना नगर निगम है। तो अपशिष्ट के बदले आपको कैश मिलेगा। यह योजना किस थीम पर आधारित है? तो वेस्ट टू वेल्थ थीम पर आधारित है। ये योजना कहाँ लॉन्च की गई है? यह मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी पटना। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो यह उत्तराखंड राज्य है। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट नमन, जो कि पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट है भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन के तहत सेवानिवृत्त और जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों के लिए किस प्रकार के केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो सुविधा और शिकायत निवारण केंद्र। ऐसा पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दिल्ली छावनी में। प्रोजेक्ट नमन के लिए पूर्व सैनिक निदेशालय ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? या HDFC बैंक लिमिटेड और CSE गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के साथ। अगला है कि स्वदेशी रूप से संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के विकास हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटका में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने को मंजूरी प्रदान की है? तो वर्ष 2026 तक। इस योजना के तहत 3 वर्षों में कितने गैस कनेक्शन आवंटित किए जाएंगे? तो 75 लाख गैस कनेक्शन। इससे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों की जो संख्या हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी? तो यह हो जाएगी 10,35,00,000। 1 अप्रैल 2023 तक भारत के कितने घरों में LPG कनेक्शन थे? तो 1 अप्रैल 2023 तक थे 31,36,00,000 LPG गैस कनेक्शन।
इस योजना का प्रारंभ यानी उज्ज्वला योजना का जो प्रारंभ है कब हुआ था, तो यह वर्ष 2016 में। अगला प्रश्न है कि भारत की वन्यजीवों में प्रसारित होने वाले रोगों का जोखिम आधारित प्रबंधन नामक एक कार्यशाला का आयोजन कब किया गया, तो 11 से 12 सितंबर 2023 को इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। और किसके द्वारा आयोजन किया गया, तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार की द्वारा। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1924 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1924 में और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो गुजरात विधानसभा की किस परियोजना का उद्घाटन 13 सितंबर को किया है, NEVA दैट इज राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन परियोजना। स्वच्छता विशेष अभियान 3 पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। असम के राज्यपाल ने किस मोबाइल ऐप का अनावरण किया है, तो सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण असम के राज्यपाल के द्वारा किया गया है। सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन का जो विकास है किसके द्वारा किया गया है, तो QCI के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वैशाली लोकतंत्र महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, कौन सा, वैशाली लोकतंत्र महोत्सव। तो वैशाली लोकतंत्र महोत्सव का आयोजन 15 सितंबर 2023 को नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में किया गया। इसका आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण हेतु किस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, तो मालवीय मिशन को लॉन्च किया गया है। किस राज्य के सभी जिलों में ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी, उत्तर प्रदेश में। तो सभी जिलों में ई ऑफिस प्रणाली जो लागू करने वाला राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। ई ऑफिस प्रणाली की जो शुरुआत है उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई, तो कन्नौज जिले से 14 अगस्त 2023 को की गई है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान क्षेत्र कहाँ स्थापित होगा, तो यह न्योमा लद्दाख में। किसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाएगा, तो BRO के द्वारा किया जाएगा, सीमा संगठन के द्वारा। तो सीमा सड़क संगठन द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान क्षेत्र न्योमा लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की मंत्रिमंडल ने पूरे राज्य से AFESPA को हटाने की सिफारिश की है। इंपॉर्टेंट है, यह असम राज्य की मंत्रिमंडल है। AFESPA का पूर्ण रूप है सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 है। तो अफस्पा जो है कहाँ से हटाने की बात की गई है, असम से। वर्तमान समय में असम के कितने जिलों में यह अधिनियम लागू है, 8 जिलों में लागू है। असम में यह अधिनियम पहली बार वर्ष 1990 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत सशस्त्र बलों को क्या विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, तो कहीं भी किसी को भी बंदी बनाने संबंधी विशेषाधिकार है। इसको हटाने की जो मांग का मुख्य कारण रहा वह सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले मंत्रियों सहित सभी आगंतुकों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन रहा, तो G20 शिखर सम्मेलन से पहले मंत्रियों सहित सभी आगंतुकों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया, तो G20 इंडिया। इस मोबाइल ऐप का विकास किसके द्वारा किया गया, विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया। यह ऐप कितनी भाषाओं में जानकारी प्रदान करेगा, 10 भाषाओं में जानकारी प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी प्रदान की है, तो यह झारखंड राज्य सरकार है। इस समुदाय को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी, तो ट्रांसजेंडरों को जो पेंशन होगी वह 1000 रुपये होगी। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के किस उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया है, तो सलेम साबूदाना है। सलेम साबूदाना को GI टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य का उत्पाद है, तमिलनाडु का है। इसे स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो जावारिसी नाम से जाना जाता है। कितने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 को जारी किया है, किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जो जारी किया है वह केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कुल कितने शहरों को शामिल किया गया है,
131 शहरों को शामिल किया गया है। शहरों का मूल्यांकन कितने बिंदुओं पर? 8 बिंदुओं पर। राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर क्रमशः कौन से हैं? तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार इंदौर पहले नंबर पर है, दूसरे पर यूपी का आगरा है, तीसरे पर मुंबई का ठाणे है। तो महाराष्ट्र का ठाणे, मुंबई, यूपी का आगरा ये दूसरे नंबर पर है, इंदौर एमपी का पहले नंबर पर है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शीर्ष 3 शहरों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में। वहीं पर राष्ट्रीय स्तर पर 3 से 10 लाख, तो 10 लाख से अधिक वाले में कौन है? इंदौर नंबर 1 है। यूपी स्पेशल के लिए आगरा जो है यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। वहीं पर अगर 3 से 10 लाख की आबादी की बात करेंगे तो शीर्ष में जो है वो अमरावती है, ठीक है, अमरावती। उसके बाद मुरादाबाद है, फिर गुंटूर है। वहीं पर 3 लाख से कम आबादी वाले में, तो 3 लाख से कम आबादी वाले में शीर्ष पर है परवाणु, ठीक है। तो 3 से 10 लाख तक की आबादी में अमरावती, मुरादाबाद, गुंटूर है। 3 लाख से कम आबादी पर परवाणु, काला अम्ब और अंगुल है टॉप 3 में। वहीं पर 10 लाख से अधिक वाले में कौन सा है? तो आपने देखा इंदौर, आगरा और ठाणे। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने को अपनी मंजूरी प्रदान की है? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन होगा ऊधमपुर रेलवे स्टेशन। तो कैप्टन तुषार महाजन किस आतंकी हमले में शहीद हुए थे? तो पुलवामा हमला रहा है। पुलवामा हमला कब हुआ था? तो आप जानते हो 14 फरवरी 2016 को। भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन जो किया गया वह बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा, उत्तर प्रदेश की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो जटायु रामलीला में आप देखते हैं, रामलीला यानी अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या सरयू नदी, तो नदी कौन सी है? सरयू। तो जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ जो की गई उत्तर प्रदेश की नदी कौन सी है? वो सरयू नदी में। अगला है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है दोस्त? तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक चित्रकूट में बनाया जा रहा है। तो चित्रकूट में जलप्रपात कौन सा होगा जिस पर बनाया जा रहा है? तो ये झरना कौन सा आपका? तुलसी जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना लागू करने का निर्णय किया है? यह मध्य प्रदेश है। इस योजना का क्या नाम है? तो एमपी मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023। अगला प्रश्न है कि कहाँ सफ़ेद सांभर हिरण देखा गया है? तो यह कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य में। और कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पर? तो स्थित यह कर्नाटका में है। इससे पूर्व सफ़ेद सांभर कहाँ देखा गया था? इससे पहले बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में ही देखा गया था। अब जो देखा गया वो कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो दोनों के दोनों कावेरी और बांदीपुर दोनों के दोनों कर्नाटक में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में सफ़ेद सांभर किस वर्ष देखा गया था? तो कावेरी में 2023 में देखा गया, सितंबर में। वहीं पर सफ़ेद सांभर बांदीपुर में वर्ष 2014 में देखा गया था। भारतीय नौसेना ने नौसेना कर्मियों के परिवारों की सुविधाजनक यात्रा के लिए किसके साथ समझौता किया है? उबेर के साथ किया है। किसके द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? भारतीय वायुसेना। इस पैराशूट को किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? तो ADRDE के द्वारा। ADRDE दैट इज एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना कब हुई है? तो वर्ष 1969 ईस्वी में हुई है। का मुख्यालय आगरा उत्तर प्रदेश में है। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट किस रक्षा संस्थान की एक प्रयोगशाला है? तो यह DRDO की है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की। अगला प्रश्न है कि डेटा संचालित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो UNDP इंडिया के साथ। UNDP इंडिया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के साथ किया है। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? तो राजभवन गांधीनगर आभासी रूप से डिजिटल रूप से किया गया है आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन। तो 13 सितंबर 2023 को राजभवन गांधीनगर से किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। भारत सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में 11 सितंबर को आयोजित की गई है।
अगला है टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क अमेरिका पर गीत जारी करने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क अमेरिका पर गीत जारी करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी है द वैक्सीन वार। फिल्म का शीर्षक गीत क्या है? सृष्टि से पहले है। इस फिल्म के निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले पोर्टेबल आपदा राहत अस्पताल का क्या नाम है? तो आरोग्य मैत्री क्यूब है। किस प्रोजेक्ट के तहत इस अस्पताल का निर्माण किया गया है? तो यह प्रोजेक्ट है भीष्म। तो प्रोजेक्ट भीष्म के तहत भारत के पहले पोर्टेबल आपदा राहत अस्पताल का नाम रखा गया आरोग्य मैत्री क्यूब। अगला प्रश्न है कि किस देश के नौसेना के प्रतिनिधिमंडल ने युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो नई दिल्ली का दौरा किया है? यह रॉयल थाईलैंड नेवी है। तो रॉयल थाईलैंड नेवी। किस देश की नौसेना के प्रतिनिधिमंडल ने युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो नई दिल्ली का दौरा किया? तो थाईलैंड के हैं। थाईलैंड की नौसेना है रॉयल थाईलैंड नेवी। अगला है विमानन क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे के गतिशक्ति विश्वविद्यालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो एयरबस के साथ समझौता किया है। गतिशक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया है? तो यह त्रिशूल नाम से। तो त्रिशूल नाम से भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन 4 से 14 सितंबर 2023 को किया गया। यह अभ्यास किन देशों से लगे सीमावर्ती इलाकों में किया गया है? तो चीन तथा पाकिस्तान जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं तो उन इलाकों में किया गया है। त्रिशूल जो वार्षिक सैन्य अभ्यास है किसका है? तो भारतीय वायुसेना का है। वर्ष 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 9 से 10 सितंबर के बीच 18वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। भारत द्वारा G20 अध्यक्षता का विषय क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये G20 शिखर सम्मेलन का। तो 9 से 10 सितंबर रहा है, 18वां ये रहा है और आयोजन इसका जो किया गया प्रगति मैदान नई दिल्ली भारत मंडपम में। G20 अध्यक्षता का मुख्य जो विषय था वो क्या? तो वसुधैव कुटुंबकम अथवा एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। यह जो विषय है इसको कहाँ से लिया गया है? तो महाउपनिषद की प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1999 ईस्वी में G20 की स्थापना हुई थी। किस वर्ष इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया? वर्ष 2009 में। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता कब से कब तक की जा रही है? तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था? तो G20 का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2008 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। G20 के सदस्य देश जो कवर करते हैं वह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक एवं वैश्विक आबादी का लगभग 2/3 भाग। G20 के सदस्य देशों में जो शामिल हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की का नाम अब तुर्की हो गया, तो तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। भारत द्वारा आतिथ्य देशों के रूप में किन देशों को आमंत्रित किया गया था? तो यह बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को। इस दौरान G20 में 21वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो 21वें सदस्य के रूप में G20 में शामिल होने वाला अफ्रीकी यूनियन है। वर्ष 2022 में G20 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी। वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो 23 में आपने देखा इंडिया, 22 में इसके पहले इंडोनेशिया और 24 में बताया जा रहा है कि ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी। G20 का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा समर्थित है? तो ट्रोइका द्वारा, यानी पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्ष देश होगा। भारत की अध्यक्षता में ट्रोइका में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। तो 22 में ब्राज़ील, इंडोनेशिया रहा है, 23 में भारत रहा 1 साल के लिए। अब 24 में जो बात होगी वह ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील अध्यक्षता करेगा आने वाले 24 में, 22 में इंडोनेशिया ने किया, 23 में भारत ने। उड़ीसा की वह कौन सी महिला किसान है जिन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो महिला किसान नाम है इनका रायमती घुरिया एवं
सुभाषा मोहंता। इन्होंने अपना विचार किस विषय पर रखा है? तो बाजरा की खेती पर। उड़ीसा के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो यह काला जीरा चावल कोरापुट का। तो अगला प्रश्न क्या कि जीआई टैग जो मिला है काला जीरा चावल, तो काला जीरा चावल किस राज्य का है? उड़ीसा का है। इसको जीआई टैग मिला है काला जीरा चावल को और कोरापुट को। पेप्सिको इंडिया कहाँ खाद्य विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी? तो नलबाड़ी असम की। इसके लिए कितने रुपए का निवेश किया जाएगा? तो 778 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है कि देश के पहले सोलर सिटी का उद्घाटन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देश का पहला सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो देश का पहला सोलर सिटी का उद्घाटन 6 सितंबर 2023 को सांची मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने मेरठ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो मेरठ में होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो यह जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने जो है किया है, तो किसके साथ एक समझौता किया है? तो यह उत्तर प्रदेश जल निगम और मेसर्स मेरठ ESTP प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इस समझौते पर कहाँ हस्ताक्षर किया गया? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने किस दिन को बंगला दिवस यानी पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया है? तो पश्चिम बंगाल का दिवस जो मनाने की घोषणा 7 सितंबर को की गई है, वह कौन से दिन? तो इन्होंने बोला है पोइला बैसाख। तो पोइला बैसाख को पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में मनाएंगे। अपना उत्तर प्रदेश दिवस हर साल कब मनाते हो? तो वर्ष 2018 से शुरू हुआ है, हर साल 24 जनवरी को। तो 2018 में शुरू किया गया, 2018 में पहली बार मनाया गया उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस मनाने की जो बात की इन्होंने पोइला बैसाख के दिन। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार ने कहाँ आम बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो आम बोर्ड जो महाराष्ट्र सरकार ने स्थापित करने की घोषणा की है, यह कोंकण क्षेत्र में। यह आम की किस किस्म की खेती को समर्थन देने के लिए स्थापित बोर्ड किया जाएगा? तो यह हापुस। तो हापुस जो है किस्म किसकी है? तो यह आम की एक किस्म है। किस फसल की किस्म है हापुस? आम की। तो यह आम बोर्ड स्थापित होगा कोंकण क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। किस लिए? ये जो हापुस है इस किस्म की खेती को समर्थन देने के लिए स्थापित किया जाएगा। भारत ड्रोन शक्ति 2023, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। 8 सितंबर 2023 को किस जगह वायुसेना उप प्रमुख ने हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 उड़ाया है? तो यह बेंगलुरु कर्नाटका में। वर्तमान में वायुसेना उप प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। इस विमान को स्वदेशी रूप से किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा दायर जनहित याचिका के आधार पर शीर्ष न्यायालय द्वारा हिमालय क्षेत्र की वहन क्षमता का आकलन हेतु विशेषज्ञ पैनल के गठन का निर्देश दिया गया है? यह पूर्व IPS अशोक राघव। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? तो अगस्त 2023 में नटराज की। आयोजन का स्थल का नाम भारत मंडपम। मूर्ति की जो ऊंचाई है वह 27 फीट की है, जिसका वजन 18 टन है। इसे किसके द्वारा बनाया गया? तो राधा कृष्णन स्थापित और उनकी टीम द्वारा। तो किसके द्वारा? राधा कृष्णन स्थापति और उनकी टीम द्वारा। G20 पर्यटन और SDG डैशबोर्ड का निर्माण किसने किया है? तो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने किया है। इसका अनावरण किसने किया? G किशन रेड्डी, पर्यटन एवं संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री। पर्यटन मंत्रालय ने इसे किसके सहयोग से इसका निर्माण किया है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है UNWTO। अगला प्रश्न है कि जम्मू विश्वविद्यालय में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किसने किया है? मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं वहाँ के। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्शदात्री कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? कौन सा? राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान
हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 के परिणाम को रेखांकित करने के लिए कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया है? यह है गुजरात घोषणा पत्र। कौन सा घोषणा पत्र? गुजरात। इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कहां से जारी किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का नई दिल्ली में अनावरण किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। असम के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो असम का सबसे लंबा फ्लाईओवर का उद्घाटन गुवाहाटी, असम में किया गया है। इस फ्लाईओवर का नाम है नीलाचल। तो नीलाचल जो है, जो कि असम का सबसे लंबा फ्लाईओवर है, कहां पर? गुवाहाटी में। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? तो 30 अगस्त 2023 को घोषणा जो की गई है वह 25,000 रुपये हो जाएगी। तो 6 किस्तों में पहले रहा है 15,000 रुपये, अब होगा 25,000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पूर्व में यह राशि कितनी रही है? 15,000। किस वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगा? तो 24-25 से, यानी 1 अप्रैल 2024 से यह प्रभावी हो जाएगा। यह योजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 2019 में शुरू की गई योजना थी। किस राज्य ने गृहलक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? गृहलक्ष्मी योजना की शुरुआत कर्नाटक राज्य ने किया है। इस योजना के अंतर्गत परिवार की महिला मुखिया को मासिक जो सहायता प्रदान की जाएगी 2,000 रुपये मिलेगी। तो गृहलक्ष्मी योजना कर्नाटक राज्य की है, जिसके अंतर्गत महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये मिलेंगे। किसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 1 सितंबर 2023 को NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। NCERT वही जो आप NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की बात की जा रही है। G20 थिंक नामक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो 2 सितंबर 2023 को G20 सचिवालय भारतीय नौसेना और नौसेना कल्याण संघ के द्वारा जो है किया गया है। G20 थिंक के कितने चक्र होंगे? 2, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय चक्र का फाइनल कब आयोजित होगा? तो यह 22 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में इंडिया गेट में। राष्ट्रीय चक्र का फाइनल कब आयोजित किया जाएगा? तो 18 नवंबर को, और यह गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण पर G20 अभियान का आयोजन कहां पर किया गया है? पर्यावरण संरक्षण पर G20 अभियान का आयोजन आइजोल, मिजोरम में किया गया है। केंद्र सरकार ने किस संस्थान का राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में विलय करने की घोषणा की है? यह बाल भवन है। इसकी स्थापना यानी बाल भवन की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। एडॉप्ट अ हेरिटेज 2 प्रोग्राम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा प्रारंभ किया गया प्रोग्राम है एडॉप्ट अ हेरिटेज 2। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्मारकों के संरक्षण हेतु किसके सहयोग को बढ़ाना है? या कारपोरेट हितधारक सहयोग। इस प्रोग्राम का प्रथम संस्करण कब लॉन्च किया गया है? तो वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया है। भारत की विरासत स्मारकों को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? इंडियन हेरिटेज। तो इंडियन हेरिटेज जो एप्लीकेशन है यह भारत की विरासत स्मारकों को प्रदर्शित करने के लिए है। स्मारकों पर फोटोग्राफी, फिल्मांकन और विकासात्मक परियोजनाओं की अनुमति प्राप्त करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ई परमिशन पोर्टल है। कौन सा? ई परमिशन। भारत में ASI है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में कुल कितने स्मारक हैं? तो लगभग 3696 हैं। अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? यह कपास की सलाहकार समिति की 81वीं बैठक जो कि इंटरनेशनल है, यह मुंबई, महाराष्ट्र में होगी। यह बैठक कब आयोजित की जाएगी? 2 से 5 दिसंबर 2023 को। बैठक की थीम होगी कॉटन वैल्यू चेन लोकल इनोवेशंस फॉर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। अगला प्रश्न है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार सृजन हेतु महानिदेशालय पुनर्वास ने किसके साथ समझौता किया है? तो जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। यह हम समझौता जो कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार करनाल में कारमुक्त दिन कब होगा? कारमुक्त। तो हरियाणा करनाल में कारमुक्त दिन जो है होगा 1 सितंबर 2023 स्टार्ट कहा गया है कि प्रत्येक मंगलवार को।
तो करनाल में होगा कार मुक्त दिन, है ना, उस दिन लोग कार नहीं यूज करेंगे। तो कार मुक्त दिन प्रत्येक मंगलवार को करनाल में। राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो 22 अगस्त 2023 को धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व होगा। इसे टाइगर रिजर्व के रूप में किसने मंजूरी दी है? तो सिंपल सी बात NTCA है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है। राजस्थान के अन्य टाइगर रिजर्व जैसे कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व। और 5वां कौन सा हो गया? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। इसको शामिल करते हुए भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? कुल 54 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा किसने जारी की है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। छात्रों की सुविधा हेतु बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाएंगी? तो बोर्ड परीक्षाएं अब 2 बार आयोजित की जाएंगी। किस केंद्र शासित प्रदेश में ई उन्नत पोर्टल पर 913 ऑनलाइन नागरिक सेवाएं शुरू की गई हैं? तो जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि 21 अगस्त 2023 को किस नदी के मार्ग को स्थायी रूप से बदलने का कार्य पूरा किया गया है? यह जो नदी है कौन सी है? तो यह परवनार नदी है। किस नदी के मार्ग को स्थायी रूप से बदलने का कार्य पूरा किया गया है? यह नदी कौन सी है दोस्त? परवनार नदी है। ठीक है। यह कार्य किस कंपनी द्वारा किया गया? तो यह NLC इंडिया लिमिटेड है। इस नदी से मुख्यतः किस राज्य के लोगों को सिंचाई का लाभ मिलेगा? तो यह तमिलनाडु को। परवनार। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में हंगुल यानी कश्मीरी बारहसिंगा हंगुल की संख्या में पिछले 2 दशकों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो पिछले दशकों में लगभग 50% की वृद्धि दर्ज की गई है हंगुल की संख्या में। तो कश्मीरी बारहसिंगा है। भारत में हंगुल कहाँ पाई जाती है? तो यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की ऊंची घाटियों में। हंगुल के निवास के लिए अक्सर पूछ लिया जाता है PCS वगैरह में भी कि हंगुल के निवास के लिए मुख्य रूप से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर का। कौन सा है? दाचीगाम। ये हंगुल निवास के लिए है। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। पेलमा विवृत खदान को संचालित करने के लिए पेलमा कोलियरीज के साथ किसने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है। EMDO मोड के तहत छत्तीसगढ़ की यह पहली विवृत खदान कहाँ स्थित है? तो यह जो है पेलमा विवृत जो खदान है यह छत्तीसगढ़ राज्य में है, रायगढ़ में। EMDO का विस्तृत रूप क्या है? EMDO माइन डेवलपर और ऑपरेटर। तो माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर है। टेलीलॉ 2 अगला क्या है आपका? टेलीलॉ 2। तो टेलीलॉ 2 कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं को एकीकृत करना। अगला प्रश्न है कि 24 अगस्त 2023 को सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए कितने रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? 7800 करोड़ रुपए को। यह मंजूरी किसने दी है? तो रक्षा खरीद परिषद है। अगला है NHPC। अगला प्रश्न है NHPC लिमिटेड ने किस राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा तथा पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की कार्यान्वयन के लिए समझौते किए हैं? यह आंध्र प्रदेश के। तो NHPC लिमिटेड ने किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। किस लिए? नवीकरणीय ऊर्जा तथा पंप्स हाइड्रो स्टोरेज परियोजना के कार्यान्वयन के लिए। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के भाषणों पर केंद्रित सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नामक पुस्तक का विमोचन कहाँ पर किया गया है? यह भोपाल में किया गया है। किस राज्य ने हाल ही में जाति गणना का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है? यह बिहार राज्य है। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर त्वरित जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? यह फ्लड वॉच एप्लीकेशन है। तो केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है फ्लड वॉच एप्लीकेशन। यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर त्वरित जानकारी प्रदान करने के लिए है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो पहले स्थान पर जो है यह इंदौर रहा है।
केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के कामकाज की समीक्षा के लिए इसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो DRDO के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित जो समिति है इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर के विजय राघवन। यह कितने सदस्यीय समिति है? 9 सदस्यीय समिति है। FSSAI ने किस अल्कोहलिक पेय मानदंडों में संशोधन किया है? यह खाद्य सुरक्षा और मानक प्रथम संशोधन नियम 2023 है। यह नियम कब से लागू होगा? 1 मार्च 2024 से। हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOT ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 40वां स्थापना दिवस मनाया है। CDOT की स्थापना कब हुई थी? यह अगस्त 1984 में हुई थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने अटल आवासीय विद्यालय को मंजूरी दी है? यह 18 अटल आवासीय विद्यालय को मंजूरी दी है। यूपी स्पेशल इम्पॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने अटल आवासीय विद्यालय को मंजूरी दी है? 18। मध्य प्रदेश की सरकार ने किस शहर में श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? यह छिंदवाड़ा MP है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका दिल्ली नगर निगम MCD। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली है। इसने दिल्ली में नागरिक सेवाओं में क्रांति लाने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो MCD 311 है। तो MCD 311 है। किस राज्य ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है? वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक की जो पानी की बोतल है उस पर क्या है? प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी किया है, वह असम राज्य है। यह अधिसूचना किस क्षमता तक की बोतलों पर लागू होगी? 1 लीटर। 1 लीटर पानी पिए फिर फेंक दिए इधर उधर। तो पानी की 1 लीटर की जो बोतल है इस पर क्या है? प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी करने वाला राज्य कौन सा है? असम है। यह अधिसूचना कब से प्रभावी होगी? 2 अक्टूबर 2023 से। अगस्त 2023 में खबरों में रहा नमस्ते योजना के अंतर्गत कितने शहरों को शामिल किया गया है? नमस्ते योजना के अंतर्गत 500 शहरों को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना कितने करोड़ रुपए की लागत के साथ 4 वर्षों हेतु लागू किया गया है? तो वर्ष 2022-23 से लेकर के 25-26 तक कितना करोड़ रुपए? 360 करोड़ रुपए की बात की गई है। और नमस्ते योजना के अंतर्गत कितने शहरों को शामिल किया गया है? 500 शहरों को शामिल किया गया है। नमस्ते जो योजना है इसका पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम है नमस्ते का फुल फॉर्म। नमस्ते योजना का मुख्य रूप से लक्षित है तो यह सीवरों, सेप्टिक टैंकों की सफाई का मशीनीकरण के लिए। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान यातायात संचालन के बारे में विवरण प्रदान करने हेतु किसके द्वारा वर्चुअल हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा? यह दिल्ली पुलिस के द्वारा। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? यह 9 सितंबर से 10 सितंबर 2023 के बीच किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो यह नई दिल्ली में। अगला है कि किस राज्य ने स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना नाश्ता किस राज्य की स्कूलों के लिए है? यह तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की जो शुरुआत है यह तमिलनाडु राज्य के द्वारा की गई है। तो तमिलनाडु राज्य में है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। इसके तहत किस कक्षा तक के बच्चों को नाश्ता प्रदान किया जाता है? तो वही जैसे अपने यहाँ मिड डे मील चलता है अपने यहाँ यूपी में, तो वहाँ पर क्या है आपका मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के नाम से 1 से 5 तक है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कब लॉन्च की गई? तो यह वर्ष 2022 में लॉन्च की गई थी। अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में बेली पुल तो बेली पुल किस राज्य से संबंधित? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। तो यह किस जिले में जो है ये उसका उद्घाटन हुआ है? तो यह अंजा जिला है अरुणाचल प्रदेश का। पुल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय सेना और BRO की द्वारा। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो है इसके द्वारा यानी सीमा सड़क संगठन है। BRO का फुल फॉर्म भारतीय सेना आप जानते ही। अगला है तेलंगाना सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर तेलंगाना सरकार ने AI की नैतिकता पर सिफारिश को लागू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूनेस्को के साथ समझौता किया है। यूनेस्को द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर सिफारिशों को कब अपनाया गया था? तो वर्ष 2021 में अपनाया गया था। अगला है कि किस IIT को एक गुमनाम दानदाता से 160 करोड़ रुपए का दान मिला है? तो कौन सा IIT है जिसने 160 करोड़ प्राप्त किया है? तो गुमनाम दानदाता हैं, इनको दे दिया IIT बॉम्बे को। तो IIT बॉम्बे को मिला 160 करोड़ रुपए गुप्त दान के रूप में।
31 अगस्त 2023 को 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC 5 DSC डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना के किस पहले जहाज का जलावतरण किया गया है? यह DSC A20 यार्ड 325 है। तो DSC A20 का जो जला अवतरण है वो कहाँ पर किया गया है? तो यह हुगली नदी कोलकाता में किया गया है। जलावतरण समारोह की अध्यक्षता किसने की है? तो वाइस एडमिरल संजय महेंद्र ने। अगला प्रश्न है कि आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना है? आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य नागालैंड बना है। यह पहल कितने वर्ष के बच्चों पर केंद्रित है? तो 0 से 5 वर्ष के बच्चों पर। किस जगह स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK षणमुखम? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन रहे? RK षणमुखम शेट्टी। इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो यह कोयम्बटूर में। इसका अनावरण किसने किया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। अगला तथ्य है मोदी योजना। कौन सी मोदी योजना? मोदी योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? यह असम। मोदी का मतलब यहाँ पर बताया गया आपको, ठीक है। तो असम के मुख्यमंत्री कौन? हेमंत सोरेन। ठीक है, तो हेमंत सोरेन कहाँ के हैं आपके? असम के। हेमंत बिश्व शर्मा, ठीक है। हेमंत सोरेन आपके झारखंड के हैं। यह योजना जो संबंधित है वह किससे है? तो सबसे स्वच्छ जिलों को पुरस्कृत करने से संबंधित है मोदी योजना। मोदी से क्या तात्पर्य है? तो मोदी यानी मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव है। मोदी का फुल फॉर्म मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। कहाँ की योजना है? असम राज्य की। इस योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ जिले को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाएगा? 100 करोड़ रुपए। सबसे जो स्वच्छ जिले का टैग देने के लिए कितने मापदंडों पर परीक्षण किया जाएगा? 108 मापदंड होंगे। असम राज्य के राज्यपाल कौन कौन है? तो असम राज्य के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। और CM कौन है? तो CM है हेमंत बिश्व शर्मा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 महानगरों की झुग्गियों में रहने वाले गरीब परिवारों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किया है? यह उड़ीसा के। यह 5 शहर कौन से हैं? तो भुवनेश्वर, कटक, बहरामपुर, संभलपुर और राउरकेला है। तो आपके एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाएगा कि 5 महानगरों की झुग्गियों में रहने वाले गरीब परिवारों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित जो किया गया है किस राज्य के मुख्यमंत्री? तो यह उड़ीसा के हैं। तो सिंपलिसिटी के लिए अपने नवीन पटनायक है वहाँ के, है ना। तो वहाँ की जो है हिस्ट्री इनकी अपना बना दिए हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट उड़ीसा के हिस्ट्री में CM है। इसके अंतर्गत कितने गरीब परिवारों को अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं? 65,000। यह वितरण किस कार्यक्रम के तहत किया गया? तो यह जग मिशन कार्यक्रम के तहत। जग मिशन कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? तो वर्ष 2018 में। अगला है कि आकाशवाणी ने किस शहर में राहत को जाने कार्यक्रम से संबंधित एक कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो यह नई दिल्ली है। जाने कार्यक्रम नो इंडिया प्रोग्राम। किस मंत्रालय के तत्वाधान में यह कार्यक्रम यानी नो इंडिया प्रोग्राम आयोजित हुआ है? विदेश मंत्रालय। भारत को जाने कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो भारत को जाने, ठीक है, नो इंडिया प्रोग्राम। तो भारत को जाने जो कार्यक्रम है यह संबंधित किससे है? तो वह प्रवासी भारतीय लोगों से है। अगला प्रश्न है दोस्त कि पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव। कौन है दोस्त? गीतिका श्रीवास्तव। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पाकिस्तान में यह भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है गीतिका श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो यह होगी 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता जम्मू एवं कश्मीर में। इस राज्य के चोकुआ चावल या मैजिक राइस को, कौन सा चावल? चोकुआ चावल या मैजिक राइस को GI टैग मिला है? तो यह असम का है। तो चोकुआ चावल मैजिक राइस को GI टैग प्रदान किया गया या किस राज्य का है? असम।
किस केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को भौगोलिक टैग मिला है? तो जीआई टैग मिला किसको है? भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद है, यह जम्मू कश्मीर का है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किसके साथ सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए समझौता किया है? तो यह NSKFDC है। किस वित्तीय वर्ष के लिए समझौता हुआ है? 23-24 और 24-25 के लिए है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम NSKFDC की स्थापना जनवरी 1997 ईस्वी में हुई थी। किस मंत्रालय के तहत यह संचालित होता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है NAAC मूल्यांकन में मद्रास विश्वविद्यालय को कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया है? तो यह A++ प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय को 4 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं? तो 3.59। मद्रास विश्वविद्यालय अब किस श्रेणी का विश्वविद्यालय बन गया है? तो श्रेणी 1 का विश्वविद्यालय बन गया है। पिछले चक्र वर्ष 2014 में विश्वविद्यालय को कौन सा ग्रेड प्राप्त हुआ था? तो A ग्रेड प्राप्त हुआ था। इस बार A++ है। किस राज्य ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? किस राज्य ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। भारत इंटरनेट उत्सव, क्या प्रश्न है? भारत इंटरनेट उत्सव का समापन कब हुआ है? यह 21 अगस्त 2023 को समापन हुआ है। शुरुआत 7 जुलाई 2023 को हुई थी। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो भारत इंटरनेट उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। कब? 7 जुलाई 2023 को इसका उत्सव का शुभारंभ किया गया था और कब तक रहा है? 21 अगस्त 2023 तक। इसका आयोजन जो किया गया है किसके द्वारा किया गया? तो DOT यानी दूरसंचार विभाग और माईगो यानी माई गवर्नमेंट के सहयोग से किया गया। अगला प्रश्न है दोस्त कि 508 रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास कार्य की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जिसकी लागत 24,470 करोड़ रुपए से अधिक होगी। यह आधारशिला किस योजना के अंतर्गत रखी गई है? अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट, सहकारी समिति के केंद्रीय रजिस्ट्रार के डिजिटल पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय रजिस्ट्रार के डिजिटल पोर्टल को सहकारी समिति के यह केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। यह पोर्टल लॉन्च कहाँ पर किया गया है? पुणे में लॉन्च किया गया है। अगला है कि सघन मिशन इंद्रधनुष IMI सघन मिशन इंद्रधनुष 5 के पहले चरण को कब कार्यान्वित किया जाएगा? तो 7 से 12 अगस्त 2023 को कार्यान्वित किया गया। इसके दूसरे चरण का कार्यान्वयन 11 से 16 सितंबर 2023 को किया गया। तीसरे चरण का जो कार्यान्वयन होगा यह इसी मंथ यानी 9 से 14 अक्टूबर 2023। आगे बढ़ते हैं। और मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो सघन मिशन इंद्रधनुष 5। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो यह बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष को सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? तो मिशन इंद्रधनुष को सर्वप्रथम लागू जो किया गया था दिसंबर 2014 में लागू किया गया था। सघन मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च किया गया? अक्टूबर 2017 में लॉन्च किया गया था। तो मिशन इंद्रधनुष और सघन मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, तो ये अलग अलग है। अगला प्रश्न है कि विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुभ यात्रा योजना किससे संबंधित? तो विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए है। विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुभ यात्रा योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? केरल राज्य सरकार की है शुभ यात्रा योजना, विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए। पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सभी राज्य सहायता प्राप्त विद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की जगह कौन लेगा? तो राज्यपाल की जगह होंगे मुख्यमंत्री। तो पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन किया गया अधिनियम 2023 के अनुसार बताया जाए कि राज्यपाल जो कुलाधिपति आप जानते होते हैं विश्वविद्यालय के, तो राज्य सहायता जो प्राप्त विद्यालय है राज्य सहायता, वहां पर जो कुलाधिपति होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। किस राज्य में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो यह केरल में है। इसका आयोजन किन नदियों पर किया जाएगा? तो यह इरवांझी पुझा और चाली पुझा नदियों पर किया जाएगा। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण, मालाबार नदी महोत्सव कहाँ? केरल। नदियाँ कौन सी हैं संबंधित? इरवांझी पुझा और चाली पुझा।
इस महोत्सव में कितने देशों के पैडलर भाग ले रहे हैं? 10 देशों के पैडलर भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में किस जगह प्रभु श्री राम महोत्सव का आयोजन किया गया? तो प्रभु श्री राम महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र में नासिक में किया गया। इस महोत्सव का आयोजन 12 से 13 अगस्त 2023 को किया गया। इसका आयोजन जो किया गया वह पर्यटन निदेशालय महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस प्राधिकरण ने विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच संचार के आदान प्रदान पर परामर्श पत्र जारी किया है? तो यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है, दैट इज ट्राई। मेरी माटी मेरा देश 2021 में मेरी माटी मेरा देश 2021 में शुरू हुए किस आयोजन का समापन कार्यक्रम होगा? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है इसका जो समापन कार्यक्रम वो मेरी माटी मेरा देश के नाम से है। प्रधानमंत्री के संदेश और शहीदों के नाम के साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाने वाले स्मारक पट्टिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो शिलाफलकम। किस नाम से? शिलाफलकम। अगला प्रश्न है कि किस कार्यक्रम के तहत अमृत वाटिका बनाने के लिए 7500 कलशों में देश के कोने कोने से मिट्टी दिल्ली लाई जाएगी? तो यह अमृत कलश यात्रा है। 7500 कलशों में देश के कोने कोने से यह मिट्टी आई, अमृत कलश यात्रा। इस मिशन ने असफल अपशिष्ट निर्वहन के कारण CETP उन्नाव को बंद करने का निर्देश दिया है। यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत है। CETP का पूर्ण रूप क्या है? यह कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो यह प्लांट है उन्नाव में, इसको बंद करने का निर्देश दिया गया है। किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत NMCG यानी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को उपयुक्त शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। संसदीय राजभाषा समिति की 38वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। संसदीय राजभाषा समिति कब बनाई गई थी? तो वर्ष 1976 में बनाई गई थी। इस समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। यहाँ पर लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं संसदीय राजभाषा समिति में। कब गठित की गई? वर्ष 1976 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने सागर सेतु राष्ट्रीय रसद पोर्टल किस मंत्रालय ने सागर सेतु राष्ट्रीय रसद पोर्टल समुद्री के तहत पोर्ट स्वास्थ्य संगठन मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है। PHO का उद्देश्य क्या है? नागरिकों और बंदरगाह श्रमिकों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य निरीक्षण। अगला प्रश्न है कि संसद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 कब पारित किया गया? 7 अगस्त 2023 को पारित किया गया। यह विधेयक किस अधिनियम में संशोधन करेगा? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में। किस संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023। इस प्राधिकरण में कौन कौन शामिल है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव एवं दिल्ली के प्रधान गृह सचिव। यह प्राधिकरण क्या काम करेगा? तो अधिकारियों के स्थानांतरण तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिश भेजेंगे। अगला प्रश्न है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को आसान बनाने के लिए संसद में कौन सा विधेयक पारित किया गया है? तो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023। यह विधेयक किस अधिनियम में संशोधन का प्रावधान करता है? तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में। अगला प्रश्न है कि न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए संसद ने कौन सा विधेयक पारित किया है? तो यह मध्यस्थता विधेयक 2023 है। अगला है कि मणिपुर हिंसा के मामलों की जांच के लिए कितने विशेष जांच दलों यानी SIT का गठन किया गया है? तो 42 SIT का गठन किया गया है। इन विशेष जांच दलों की जो निगरानी है कौन करेगा? तो पूर्व IPS अधिकारी दत्तात्रेय दत्ता पडसली गीकर है। तो दत्तात्रेय याद रखो, दत्ता। उच्चतम न्यायालय द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए बनाई गई समिति में कितने सदस्य होंगे? तो 3 सदस्य होंगे और 3 जो है सभी की सभी महिलाएं हैं। यह महिला सदस्य कौन कौन है? तो उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं।
इन महिला सदस्यों की क्या नाम है? तो पहली महिला जो न्यायाधीश हैं गीता मित्तल, दूसरी शालिनी फनसालकर जोशी और आशा मेनन हैं। तो इसी 13 पेज के साथ पूरा का पूरा जो राष्ट्रीय परिदृश्य है वो आपका कंप्लीट हो जाता है।